Hello, good afternoon to all of you. So, welcome to the first lecture of Theory of Machine here. Okay. तो आपके पास यहाँ पे आज हम जो क्लासेस स्टार्ट करेंगे रिलेटेड टू दी पी ट्रिपल एस बी जेई के रिलेटेड आपका सीजन यहाँ पे हम कवर अप करने वाले हैं। तो आपके पास जो फर्स्ट सब्जेक्ट आप हम यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं दैट इज थ्योरी ऑफ मशीन। अब एक चीज का ध्यान रखो, आपके पास यहाँ पे ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, इसमें जो भी टॉपिक्स आपसे पूछे गए हैं, तो जो भी आपसे टॉपिक मेंशन करे हुए हैं आपके सब्जेक्ट में, काफी कम टॉपिक आपके पास मेंशन है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के। वैसे देखा जाए, थ्योरी ऑफ मशीन जो आपका सब्जेक्ट है वो काफी लेंथी सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पर है, लेकिन आपको सारे के सारे टॉपिक यहाँ पे कवर अप करने नहीं है। ओके, ये ध्यान रखना। अब मैं आपको हल्का सा सबसे पहले सिलेबस का ओवरव्यू दे देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक आपको करने हैं और हम यहाँ पे कैसे कवर अप करने वाले हैं। सबसे पहले आपके सिलेबस में जो मेंशन कर रखा है दैट इज बेल्ट एंड पुली हियर। बेल्ट एंड पुली आपके पास फर्स्ट टॉपिक है, इसको आपको पूरा पूरा कंप्लीटली यहाँ पे कवर अप करना है, जिसमें जो भी टर्म्स मैथमेटिकल टर्म्स आप देखते हो, वेलोसिटी रेशियो, स्लिप हो गया, क्राउनिंग क्यों करते हैं पुलिस की, आपके पास क्रीप क्या होता है, ये सब हम चीजें इसमें स्टडी करेंगे। ओके। सेकेंड पार्ट आपके पास यहाँ पे आएगा गियर्स, गियर से रिलेटेड। अब आपके पास यहाँ पे गियर की क्लासिफिकेशन, गियर की टर्मिनोलॉजी, गियर के अंदर एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है इंटरफेरेंस, उसको हम यहाँ पे कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं। ओके ना। आपके पास यहाँ पे गियर के साथ एक गियर ट्रेन करके टॉपिक हमारे पास यहाँ पे होता है, गियर ट्रेन। अब ये भी आपको कवर अप करना है। तो मेजोरिटी ऑफ जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो न्यूमेरिकल बनने के चांसेस रहते हैं आपके एग्जाम में, वैसे न्यूमेरिकल बनते नहीं है, आपके एग्जाम में आते नहीं है, लेकिन अगर कोई भी न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलता है तो वो गियर ट्रेन चैप्टर में से आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान रखिए। और टॉपिक बिल्कुल सिंपल है गियर ट्रेन का, जिसमें बिल्कुल भी आपको दिमाग नहीं लगाना, जस्ट 3 या 4 टाइप के गियर ट्रेन है, उसको हम कवर अप करेंगे। ओके। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट आप यहाँ पे देखते हो फ्लाईव्हील, फ्लाईव्हील जिसमें आपके पास यहाँ पे टर्निंग मोमेंट डायग्राम को कवर अप करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहेगा। तो आप ऐसा कह सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे टर्निंग मोमेंट डायग्राम जो टॉपिक है, इसका सबसेट है फ्लाईव्हील पोर्शन। ओके, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। फ्लाईव्हील के साथ ही इंटर रिलेटेड टॉपिक जो हमारे पास यहाँ पे रहता है नेक्स्ट, वो आता है गवर्नर। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। गवर्नर के अंदर आपके पास काफी तरह के टाइप्स आप पढ़ोगे। हमारे पास कुछ ऑपरेटिंग टर्म्स यहाँ पे होती है कि आइसोक्रिज्म गवर्नर क्या है, हंटिंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है, स्टेबिलिटी क्या होगी, सेंसिटिविटी क्या होगी, वो सब चीजें आप इस पर्टिकुलर चैप्टर में देखोगे। ओके। नेक्स्ट पार्ट अब हमारे पास यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा दैट इज वाइब्रेशन। तो ये 5 टॉपिक हमें कवर अप करने हैं थ्योरी ऑफ मशीन के अंदर। बाकी जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स हमारे पास होते हैं लाइक कैम हो गया, मैकेनिज्म हो गया, आपके पास यहाँ पे उन सब चीजों को आपको देखने की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। ओके। अब सबसे पहला जो टॉपिक हम कवर अप करेंगे आज की क्लास में दैट इज गियर एंड गियर ट्रेन। गियर से मैं यहाँ पे स्टार्टिंग करूंगा और मैं आपके पास कंप्लीट थ्योरी नोट्स जो होंगे वो आपको प्रोवाइड में कर दूंगा। ठीक है, ठीक है ना। आपके पास जो मैं कवर अप कर रहा हूँ अभी, जो भी आपके टॉपिक्स, ये थ्योरी से ही हम कवर अप करेंगे, नोट से ही मैं कवर अप करूंगा। दैट दोज नोट विल बी अपलोडेड ऑन योर पैनल। तो आपके पैनल में आपको नोट्स मिल जाएंगे एज इट इज। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद फिर हम एमसीक्यूज क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन उसके बाद हम देखेंगे। चलो, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को सिलेबस में अभी? सिलेबस में कोई डाउट हो तो अभी मुझे आप मुझे शेयर कर सकते हो। और एक और चीज का ध्यान रखना, आपको इन पांचों के पांचों टॉपिक में जो सबसे ज्यादा फोकस जो करना है वो सिर्फ थ्योरी पे फोकस करना है। ठीक है, न्यूमेरिकल आप कंप्लीटली छोड़ सकते हो। न्यूमेरिकल में से न्यूमेरिकल बनने के चांस 0 है वैसे आपके पास। इन केस अगर कुछ न्यूमेरिकल पूछ भी लिए जाए, तो आपके पास जो मैं क्वेश्चंस भेजूंगा आपको, जो क्वेश्चन हम कवर अप करेंगे क्लास के अंदर, उसमें कुछ क्वेश्चंस हम न्यूमेरिकल पार्ट भी करेंगे। ओके, जो न्यूमेरिकल से रिलेटेड हमारे पास देखने को मिलेंगे। चलो, तो आपके पास यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट पार्ट गियर से, कि गियर हमारे पास यहाँ पे होते क्या है, कहां से आपके पास गियर की स्टार्टिंग हुई। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें गियर्स की, गियर एक पावर ट्रांसमिटिंग डिवाइस हमारे पास है। मतलब क्या हुआ कहने का, लेट अस से कि अगर आपके पास एक सिंपल सी एक शाफ्ट है, यहाँ पर आपके पास एक शाफ्ट है और हियर वी हैव अनदर शाफ्ट।
अब आप क्या करना चाहते हो, अब आप पावर को ट्रांसमिट करना चाहते हो फ्रॉम शाफ्ट नंबर 1 टू शाफ्ट नंबर 2। इसके लिए हमने यहाँ पे क्या करा, हमने यहाँ पे गियर असेंबली प्रोवाइड करी। सो हियर वी हैव अ गियर नंबर 1। यस, कोई डाउट है आपके पास? नो सर। तो आपके पास यहाँ पे आएगा गियर नंबर 1, एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली यू कैन सी ऑन द शाफ्ट नंबर 2 वी हैव अ गियर नंबर 2। तो एक्चुअली में आपके पास यहाँ पे होता क्या है, गियर का मेन काम पावर को ट्रांसमिट करने का होता है फ्रॉम शाफ्ट नंबर 1 टू शाफ्ट नंबर 2 में। अब इस केस में गियर में नंबर ऑफ टीथ आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, उसकी हम बात करेंगे बाद में थोड़ी देर में। अब क्वेश्चन आता है कि जो गियर्स हम जो पढ़ रहे हैं ये इसकी डेवलपमेंट हुई कहां से। सो आपके पास गियर की जो सबसे पहले डेवलपमेंट होती है दैट इज फ्रॉम द फ्रिक्शन डिस्क। मतलब क्या हुआ इसके यहाँ पे, इस केस में आपके पास एक सिंपल सी डिस्क है, वी हैव अ सर्कुलर डिस्क लाइक इन दिस वे, जो कि एक सेकेंड सर्कुलर डिस्क के साथ कनेक्टेड है आपस में। अब इन दोनों डिस्क के बीच में जो कांटेक्ट बन रहा है एट पॉइंट ए, इट इज ड्यू टू द फ्रिक्शन ओनली। ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से ये कांटेक्ट क्रिएट करेगा डिस्क नंबर 1 एंड डिस्क नंबर 2। अब खुद एक विजुलाइज करके सोचो कि अगर मेरे पास एक डिस्क नंबर 1 रोटेट करेगी विद एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा 1, तो क्या होगा, वो डिस्क नंबर 2 को भी रोटेट करवाएगा विद सम एंगुलर स्पीड ओमेगा 2 हियर। ओके, अब अगर हम यहां पे बात करें, अगर आपके पास डिस्क जो है उसकी स्पीड काफी कम है, अगर हम स्पीड को यहाँ पे कम रखते हैं, तो उस केस में आप देखोगे कि दोनों की दोनों डिस्क के बीच में जो फ्रिक्शनल कांटेक्ट है वो परफेक्ट बनेगा। ओके, और आपके पास आराम से पावर ट्रांसमिट होगी। लेकिन जैसे ही आप स्पीड को इंक्रीज करते हो, जैसे ही आप स्पीड को इंक्रीज करोगे, कोरस्पॉन्डिंगली आप ऑब्जर्व करोगे कि दो डिस्क के बीच में क्या हो रहा है, स्लिपिंग होने के चांसेस है, पावर ट्रांसमिशन प्रॉपर यहां पे नहीं होगा। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है, अगर सिंपल सी बात की जाए, कि जो गियर की डेवलपमेंट है वो होती कहां से है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो हमारे पास फ्रिक्शन डिस्क से हमारे पास होती है। जो ये डिस्क मेरे पास है, ये कॉन्टैक्ट कैसे प्रोड्यूस करती है, ये सिर्फ आपके पास जो कॉन्टैक्ट प्रोड्यूस कर रही है वो आपके पास ड्यू टू फ्रिक्शन कर रही है आपके पास। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो, अब इस केस में अगर हम बात करें, अगर फ्रिक्शन डिस्क की एक लिमिटेशन की बात करेंगे तो हाई स्पीड पर फ्रिक्शन डिस्क फेल हो जाती है, बिकॉज देयर वी हैव अ चांस ऑफ स्लिपिंग, और कॉरेस्पॉन्डिंगली पावर ट्रांसमिट नहीं हो पाता। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ऐसे केस में पावर को हाई स्पीड पे भी ट्रांसमिट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम टीथ की फॉर्मेशन करते हैं डिस्क के ऊपर, लाइक इन दिस वे। तो अगर मैं आपके पास यहाँ पे टीथ की फॉर्मेशन करता हूं, और अगर आप यहाँ पे टीथ को एंगेज कराते हो बिटवीन द टू डिस्क, तो उस केस में पावर ट्रांसमिशन प्रॉपर आपको देखने को मिलेगा। ओके, और किसी तरह की स्लिपिंग होने के चांसेस यहाँ पे नहीं है, इसका यहाँ पे ध्यान रखें। तो यहीं से आपके पास एक तरह से स्टार्टिंग आपको देखने को मिलती है गियर की। अब यहाँ पे एक चीज देखो, मैंने अभी आपको बोला कि जो फ्रिक्शन डिस्क हमारे पास है उसमें किसी तरह की स्लिपिंग नहीं हो रही, किसी तरह की स्लिपिंग नहीं हो रही। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, स्लिपिंग का ना होना। मान लो अगर आपके पास दो डिस्क है और दोनों की दोनों डिस्क इस ए पॉइंट पर कांटेक्ट बना रही है, इस ए पॉइंट पर कांटेक्ट अगर वो क्रिएट कर रहा है, तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जो ए पॉइंट की वेलोसिटी होगी, ए पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी, अगर चाहे आप उसे डिस्क नंबर 1 से कैलकुलेट करो या फिर आप डिस्क नंबर 2 से कैलकुलेट करो, ए पॉइंट की वेलोसिटी सेम आपको देखने को मिलेगी। तो अगर मैं डिस्क नंबर 1 से वेलोसिटी को कैलकुलेट करता हूं, तो दैट इज अ फॉर्मूला, दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ द डिस्क नंबर 1। और सिमिलरली अगर मैं ए पॉइंट की वेलोसिटी को डिस्क नंबर 2 से कैलकुलेट करता हूं, वी आर हैविंग अ फॉर्मूला ऑफ ओमेगा 2 इंटू आर 2 हियर। तो अगर आपके पास दोनों ही डिस्क से ए पॉइंट की वेलोसिटी सेम आपको देखने को मिल रही है, इन दैट केस वी कैन से कि किसी भी तरह की स्लिपिंग आपके पास यहाँ पे नहीं होगी। ओके, ये ध्यान रखना। बट मान लो अगर आप यहाँ पे स्पीड को इंक्रीज कर दोगे, फ्रिक्शनल कांटेक्ट आपके पास प्रॉपर नहीं रहेगी, तो उस केस में इस ए पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी ये डिफरेंट डिफरेंट आपको देखने को मिल सकती है। ओके, ध्यान रखना। बॉडी डिस्क नंबर 1 के से
ए पॉइंट की वेलोसिटी डिफरेंट होगी फ्रॉम अ रेफरेंस ऑफ डिस्क नंबर 2, आपके पास हेलो। जो हेलो। डिफरेंट। यस, हेलो सर, मेरा डाउट था एक ना, पूछना था आप कुछ। बोलो। ये W1 सर, हमने एज्यूमिंग किया V इज इक्वल टू W1 R1। हम्म, तो ये W1 सर क्लियर करेंगे ये है क्या, मतलब कि लिया क्या है इसको? आपके पास यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी के बारे में जानते हो आप? एंगुलर वेलोसिटी के बारे में नहीं सर। नहीं, ठीक है। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, मैं सभी सभी स्टूडेंट से कह रहा हूँ, किसी भी तरह का कोई आपको डाउट होगा, जैसे स्टूडेंट्स ने अभी मुझसे पूछा कि W1 क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, आप कोई भी अगर कोई डाउट आता है तो मुझे उसी टाइम पूछ लेना। बिकॉज अगर आप जितने क्वेश्चन मुझे पूछोगे, मुझे एक तरह से आपका लेवल का पता लगेगा और मैं उस ढंग से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना? तो ये बहुत अच्छा रहता है कि अगर आपके पास आप लगातार मुझसे डाउट पूछ रहे हो तो जितना हो सके उतना बेसिक से बेसिक डाउट भी आप पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। सर इसमें टेक्निकल में टू बी वेरी क्लियर, मैं तो अभी बिल्कुल ही बेसिक सी कोई हूँ, इशू मेरे नहीं को है। कुछ बहुत अच्छी बात है यार, इससे अब आइडिया नहीं। इसी बहाने आपके पास यहाँ पे मैं आपको हर एक चीज बता पाऊंगा। डोंट वरी, आपको जो भी पूछना है पूछ सकते हो, ठीक है ना? नो इशू। जी अब थैंक यू देखो सर। आपके पास यहाँ पे W1 क्या चीज है, इसको इस तरह से समझना। सबसे पहले मैं आपको हल्का सा एक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में एक चीज बता देता हूँ। आप दो तरह की बॉडीज की, दो तरह की मोशन की आप स्टडी करते हैं। एक हम स्टडी करते हैं ट्रांसलेशन मोशन की, एक हम करते हैं रोटेशनल बॉडीज की स्टडी। मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल एक स्ट्रेट लाइन पे अगर मूव कर रही है, उसको आप कहते हो ट्रांसलेशन हियर। अगर कोई बॉडी आपके पास रोटेट कर रही है, सिंपली रोटेट कर रही है, तो उसको हम कहते हैं रोटेशन। अब यहाँ पे ठीक है, कुछ सिमिलरिटीज आपको पता होनी चाहिए ट्रांसलेशन और रोटेशन के बीच में। वैसे ये मैकेनिक्स में आप पढ़ोगे, लेकिन आपको मैं भी जस्ट बता देता हूं, क्योंकि थ्योरी ऑफ मशीन में आपको हेल्प करेगा आपको। जैसे कि अगर हम बात करें, कोई भी बॉडी है, हर एक बॉडी के पास एक सर्टेन मास होगा, ठीक है ना? उसके पास एक सर्टेन वेलोसिटी होगी, वो एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर अप करेगा, उसके पास एक पर्टिकुलर एक्सलरेशन भी हो सकती है। हम यहाँ पे फोर्स को भी कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आप यहाँ पे वर्क को भी कैलकुलेट करोगे, आप यहाँ पे पावर को भी कैलकुलेट करोगे, ओके, इन दी अपकमिंग लेक्चर से। ये ध्यान रखना। ठीक है। एम वी एक्स और आपके पास एक्सलरेशन एंड सो ऑन। अब यहाँ पे देखो, जब हम बात करते हैं रोटेशनल मोशन की, तो आपके पास यही सेम चीज वहां पे भी आप पढ़ते हो, लेकिन जो नाम है वो थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे कि जब हम मास की बात करेंगे, रोटेशनल बॉडी के अंदर आप स्टडी करते हो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। ठीक है ना? मतलब कोई भी फॉर्मूला आप अगर आप देखोगे ट्रांसलेशन मोशन के, ठीक है, अगर आपको ट्रांसलेशन के फॉर्मूलाज याद है, तो उन फॉर्मूलाज को डायरेक्टली आप रोटेशन में भी लगा सकते हो, जस्ट आपको रिप्लेसमेंट करनी है। रोटेशनल बॉडी के केस में मास को हम रिप्लेस करते हैं मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। ये ध्यान रखना। जिस तरह से कोई बॉडी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी v से मूव करती है, सेम जब कोई बॉडी रोटेट करती है तो उसके पास क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो हम कह सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, रोटेशनल स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है किसी बॉडी के, जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। ये ध्यान रखना। ठीक है सर। जिस अगर तरह कोई कोई बॉडी सर स्ट्रेटली मूव चल रही है तो उसको वेलोसिटी से, और कोई अगर राउंड मूव कर रही है रोटेशनल पे उसको एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी से। वेलोसिटी से, इसको भी हम अभी थोड़ा मैं आपको और भी बताऊंगा इसके बाद। अब जैसे आप एक चीज सोचो, जैसे हम यहाँ पे ट्रांसलेटिंग बॉडी में कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कवर हुई या डिस्टेंस कवर हुआ, सेम इस तरह से आप रोटेशन के केस में कहते हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, जिसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। जिस तरह से आप ट्रांसलेशन में एस्केलरेशन पढ़ते हो, हमारे पास रोटेशनल में आती है एंगुलर एस्केलरेशन, जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। ये ध्यान रखना। जैसे आपको पता है कि न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एस्केलरेशन। रोटेशनल बॉडी के लिए न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि जो टॉर्क है, फोर्स को हम टॉर्क से रिप्लेस करते हैं। ध्यान रखना, टॉर्क इज गोइंग टू बी इक्वल टू आई इंटू अल्फा। अब आई क्या चीज है, बेसिकली मास, मास का रिप्लेसमेंट। अल्फा है आपके पास एस्केलरेशन का रिप्लेसमेंट। वर्क डन का मतलब क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है, तो आप यहाँ पे रोटेशनल बॉडी के लिए लिख सकते हो वर्क डन इज इक्वल टू टॉर्क इंटू थीटा। देखो जस्ट मैं आप रिप्लेसमेंट कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा जस्ट। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। पावर, फोर्स इंटू वेलोसिटी,
तो आप देखोगे पावर का जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज टॉर्क इनटू ओमेगा। क्लियर है? यहां तो कोई डाउट हो भी? चलो। ये सर रिप्लेस किया है ना इसको, ट्रांसलेशन को हाँ, उसमें जस्ट रोटेशनल में। आपके पास रोटेशन के केस में रिप्लेस करें। अगर आप रोटेशनल के सर फॉर्मूला लिखना चाहते हो दैट इज सिमिलर। अच्छा, तो सर ये ट्रांसलेशन उसमें होता है सीधे, मतलब कोई वर्क करना होता है लाइन पे, जैसे कोई ट्रांसलेशन का सिंपल सा मतलब है कि कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है, काम स्ट्रेट लाइन, चाहे लाइक, हॉरिजॉन्टली चाहे वर्टिकली, जैसे मर्जी मूव करे। अच्छा स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है। हाँ, बस स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है। ओके। और रोटेशनल का रोटेशनल मतलब गोल को। हाँ, जो है वो रोटेट कर रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट। जैसे मान लेते हैं आपके पास एक सिंपल से एक बॉडी है, एक आर्म है यहाँ पर। ये बॉडी आर्म जो है वो ए पॉइंट के अबाउट फिक्स है यहाँ पर। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसे रोटेट करवा रहा हूं। तो आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि ये रोटेट होके एक नई पोजीशन को अक्वायर कर रहा है। लेट अस से एक न्यू न्यू पोजीशन आपने अक्वायर कर ली। अब आप इसमें ऑब्जर्व करोगे कि जो बॉडी है, जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है हमेशा वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करती है, ये ध्यान रखना। वो हमेशा एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगी। तो ओमेगा की वैल्यू आपको हमेशा कांस्टेंट देखने को मिलेगी यहां पर, ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड, अब जैसे कि अगर मैं इस बॉडी के ऊपर 3 पॉइंट कंसिडर कर रहा हूं, ए बी एंड सी। 3 पॉइंट मैंने कंसिडर कर लिए, सॉरी, ए बी सी नहीं, लेट अस से बी सी एंड डी। ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इन तीनों के तीनों पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी। देखो मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, इन तीनों की तीनों पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी आपके पास। अब आप बोलोगे सर ये तो बॉडी रोटेट कर रही है, इसमें हम वेलोसिटी क्यों पढ़ रहे हैं। जब बॉडी आपके पास वर्टिकल थी बिल्कुल, तो उस केस में जो बी पॉइंट है वो आगे की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है, हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहा है। तो इस केस में इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इसके पास एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है। उस वेलोसिटी को हम कैसे निकालते हैं? उस वेलोसिटी को निकालने का सिंपल सा मेथड है कि आप एंगुलर वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ। मतलब क्या हुआ कहने का, मतलब सिर्फ सिंपल सा यही है कि आपको बस ये चेक करना है कि जो बी पॉइंट है वो ए पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे लाई कर रहा है। मान लो वो आपके पास R1 डिस्टेंस पर है, तो आपके पास बी पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो होगी ओमेगा इंटू R1। अगर मैं सी पॉइंट की वेलोसिटी को कैलकुलेट करना चाहता हूं और सी पॉइंट R2 डिस्टेंस पर है, तो वेलोसिटी ऑफ सी पॉइंट क्या होगा, ओमेगा इंटू R2। ठीक है ना। तो इस तरह से आप हर एक पॉइंट की वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हो रोटेटिंग बॉडी के ऊपर। समझ गए बात मेरी? देखो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं मैकेनिक्स के सिंपल से। आप क्वेश्चन में आपको बता देता हूं, जैसे कि क्वेश्चन वो सिंपल सा पूछता है कि एक रोटेटिंग बॉडी के केस में हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम होती है या डिफरेंट डिफरेंट होती है, या एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है या एंगुलर वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी एक रोटेटिंग बॉडी है तो हर एक पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट है। हर एक पॉइंट का जो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है वो सेम रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। हम्म। अब आपके पास यहाँ पे खुद ऑब्जर्व करो कि बॉडी की जो पहले पोजीशन थी वो ए बी है। कुछ टाइम के बाद जब वो रोटेट हुआ ये भी है। तो उसकी पोजीशन क्या हो चुकी है, अब आपके पास ए बी डैश है यहाँ पर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसे कितना डिस्टेंस कवर अप करा, तो आप देख सकते हो इसने थीटा एंगुलर डिस्टेंस कवर अप करा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा डिग्री की करी है इसने। ठीक है। अब इस थीटा को निकालते कैसे? थीटा कुछ नहीं है, एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम के इक्वल यहां पर है। जिस तरह से आप पढ़ते हो ना, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, सेम केस में हम कह सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। यहां तक कोई डाउट हो? बताओ। सर ये जो वी बी हाँ, का R1 है, डब्ल्यू, तो डब्ल्यू ये का तो नाम, रेडियस बताया। डब्ल्यू आपके पास यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है, R1 एंगुलर आपके पास वेलोसिटी डिस्टेंस है जिस R1, पॉइंट की आप यस यस, वेलोसिटी। जिस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना यहाँ से ए से और बी तक कितना है, मतलब सॉरी, हाँ, एंगुलर वेलोसिटी, मतलब ये ए लिया हुआ है इसको, आई थिंक एंगुलर वेलोसिटी। नहीं नहीं नहीं, ए तो पॉइंट आपके पास है, फिक्स ए पॉइंट पॉइंट, है। ओके।
ए तो फिक्स पॉइंट है और आपके पास ये एंगुलर वेलोसिटी से अप्लाई रोटेट। इधर से कर रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी ए पॉइंट से। कोई भी बॉडी जो है ना वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट रोटेट करती है। जैसे आप देखोगे आपका डोर है, दरवाजा होता है हमारे पास। जब हम डोर को ओपन करते हैं, जी। सिंपल सा डोर है मेरे पास, जब हम डोर को ओपन करते हैं तो वो कहां से ओपन होगा, वो कहां से आपका डोर ओपन होगा, एक फिक्स्ड एज से करता है, ठीक है ना। तो आपके पास सेम केस में जो बॉडी रोटेट कर रही है ए पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है। Simple सा। आपको बताऊंगा मैं भी धीरे धीरे, गियर्स में देखो, अभी आप पढ़ोगे इसको तो अब देखो नेक्स्ट, आप गियर्स में देखो, मैं आपको गियर में समझा देता हूँ कि हमने करा समझ क्या नहीं है। आ रहा सर अभी। मैं तो रुको जस्ट, आपके पास पहले मैकेनिक्स पे जाना पड़ेगा। चलो मैकेनिक्स पे चल लो, फिर बाद में शुरू करते हैं हीरो मशीन। देखो हुआ क्या आपके पास, सिंपल सी बॉडी है, लिंक है मेरे पास एक। लिंक को आपने क्या करा, लिंक को आपने एक एंड पे फिक्स कर दिया, ठीक है ना। अब इस बॉडी के ऊपर अगर मैं फोर्स अप्लाई करता हूं तो क्या होगा आपके पास यहाँ पे, क्या मैं कह सकता हूं बैंड कि हो ये जाएगा। आपके पास फिक्स्ड के अबाउट रोटेट करना शुरू करेगा, घूमना शुरू करेगा आपके पास यहाँ पे, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे कि जब ये रोटेट कर रहा है एक पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहा है, ठीक है, पहली चीज तो ये। अब जैसे आपके पास अगर हम बात करें, लेट अस से अगर मैं इस लिंक के ऊपर एक पॉइंट ए ले लेता हूं और मैं आपसे पूछूं कि इस ए पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, तो आप देखोगे कि आपके पास ए पॉइंट की जो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला यहां पर होगा, दैट इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि है मेरे पास आर ए। समझ गए बात। अच्छा। तो यहां पे कोई डाउट होगी, क्लियर है। यस सर क्लियर है। जी। अब मैंने आपको भी क्या बोला कि हमारे पास जैसे गियर का मेन काम है पावर को ट्रांसमिट करना, ठीक है। गियर की डेवलपमेंट कहां से हुई, फ्रिक्शन डिस्क से हुई। गियर की डेवलपमेंट हुई है फ्रिक्शन डिस्क से। तो हमारे पास है क्या, हमारे पास यहाँ पे एक डिस्क है और फिर हमारे पास यहाँ पे एक सेकेंड डिस्क है, कुछ इस तरह से। ये दोनों की दोनों डिस्क कांटेक्ट कहां पे बना रही है, इस ए पॉइंट पर वो कांटेक्ट बना रही है लेटर से। अब ये जो डिस्क हमारे पास है ये रोटेट किसके विद रिस्पेक्ट टू कर रही है, इसका एक फिक्स्ड पॉइंट होगा, जैसे O1 एंड O2, ये दोनों के दोनों फिक्स पॉइंट है आपके पास, इस डिस्क के सेंटर पॉइंट है आपके पास, जिसके अबाउट क्या करेगा, डिस्क रोटेट करेगी। समझ गए बात मेरी। एक सिंपल सा व्हील है, क्या सेंटर पॉइंट है, बस काम खत्म। तो जब आप यहां पर डिस्क को रोटेट कर रहे हो विद द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ω1, तो आपके पास ए पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, अगर ये डिस्टेंस r1 है तो क्या मैं कह सकता हूं ए पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो ω1 इंटू R1 के इक्वल होगी, ठीक है। अब आपके पास यहां पे अगर ए पॉइंट सेकेंड डिस्क से, सेकेंड डिस्क के सेंटर से R2 डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, R2 डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, तो आप देख सकते हो कि ए पॉइंट की वेलोसिटी को मैं डिस्क नंबर 2 से या O2 के विद रिस्पेक्ट टू भी कैलकुलेट कर सकता हूं, जिसको आप लिखोगे ω2 इंटू R2। अब यहां पे ω2 क्या है, ω2 रिप्रेजेंट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड डिस्क में। अब बताओ यहां पे कोई डाउट हो। सर वेलोसिटी वी ए इज इक्वल टू वेलोसिटी हुआ। हाँ, वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ए। वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ए फॉर ओमेगा वन इंटू मतलब इसके लिए 0 1 के लिए ω1 इंटू R1 है, और 0 2 के लिए है ω2 इंटू R2। हाँ, ठीक है। अब यहां पे एक चीज देखो, आपके पास इस ए पॉइंट की जो वेलोसिटी है, अगर ये यहां पर सेम रहती है, अगर ये आपके पास दोनों की दोनों वैल्यूज सेम आपके पास होती है, तो हम कहते हैं कि दोनों के दोनों डिस्क के बीच में प्योर रोलिंग मोशन यहां पे हो रहा है, ठीक है ना। तो प्योर रोलिंग का मतलब यहां पे क्या हुआ, प्योर रोलिंग का सिंपल सा मतलब है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ए पॉइंट,
इसकी वेलोसिटी सेम रहनी चाहिए अगर आप कोई भी एक डिस्क से देखोगे तो भी, तो ये वेलोसिटी सेम रहनी चाहिए। इन केस अगर आपके पास यहां पर वेलोसिटी जो ऑफ ए जो है, या फिर आप ऐसा कह लो ओमेगा 1 और R1 अगर ओमेगा 2 R2 के इक्वल यहां पे नहीं होता, तो उस केस में हम कहते हैं कि नहीं है। प्योर रोलिंग इज नॉट देयर। अब इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, क्या कहना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे? अब ऐसे समझो इस चीज को। चलो आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं। जैसा आपने देखा होगा, जब हम सडनली ब्रेक लगा देते हैं गाड़ी के ऊपर, है ना, तो क्या होता है, आपके पास एक व्हील था, टायर है बेसिकली, टायर आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना रहा है ए पॉइंट पर, ठीक है ना। आपने क्या करा, आपने गाड़ी पे ब्रेक लगा दी। आपने देखा होगा गाय जो टायर है वो घूमना बंद कर देते हैं, लेकिन फिर भी टायर जो है वो स्किड कर जाता है, स्किडिंग होने लग जाती है। तो आप देखोगे ए पॉइंट जो है उसके पास एक सर्टेन वेलोसिटी है जब टायर रुक गया फिर भी, ठीक है ना। तो जब टायर रुक गया है फिर भी उसके बाद यहाँ पे क्या आपको देखने को मिल रहा है कि टायर जो पॉइंट ए है वो स्किड कर रहा है, वो मूव कर रहा है एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहां पे प्योर रोलिंग की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। वहां पे क्या हो चुकी है, आप पर स्लाइडिंग हो चुकी है, वहां पे स्किडिंग हो चुकी है इस वजह से, ठीक है। तो ये ध्यान है, ओके। तो प्योर रोलिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है ये आपको पता होनी चाहिए कि वेलोसिटी एट पॉइंट ए इट शुड बी इक्वल टू ओमेगा 1 R1 इक्वल टू ओमेगा 2 R2। अगर ये इक्वल नहीं होता तो दैट मीन्स प्योर रोलिंग पॉसिबल ही नहीं है। यहां तक कोई डाउट? सर जो ये पॉइंट ए है, ये हाँ, डिस्क के ऊपर है या यहाँ पे कॉन्टेक्ट होता है वहां पे फिक्स ही रहेगा ये? चलो आप इसमें थोड़ा डिटेल में चले जाते हैं। अब देख लो आपके पास यहाँ पे ये एक्चुअली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिल्कुल आपके पास उस पे सरफेस के ऊपर बन रहा है जब टायर बना रहा है सरफेस के ऊपर, ये ध्यान रखना। चलो इस पे चल जाओ थोड़ा सा। अब देखो थोड़ा सा टायर का एनालिसिस कर लो, आपको अच्छे से और समझ आ जाएगा, या आपके और डाउट आएंगे फिर सामने। चलो, तो सिंपल सा आपके पास एक व्हील है, एक टायर है जो कि सरफेस के ऊपर रोटेट कर रहा है, ठीक है ना। अब मैं सिर्फ आपको इतना कह रहा हूं कि जो टायर है वो एक पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ रोटेट कर रहा है, और आपके पास यहां पर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना रहा है ए पॉइंट, ठीक है। अब इसके साथ जो टायर है इसका रेडियस दे रखा है आर। अब मुझे सिर्फ इतना बताओ इस ए पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? क्या मैं कह सकता हूं? आर इंटू ओमेगा 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 इंटू इंटू आर एंगुलर होगी, एंगुलर में। है ना, ओमेगा इंटू आर होगी। अब साथ में हो क्या रहा है बेसिकली, जो ये टायर है ये आगे की तरफ भी मूव कर रहा है, व्हीकल आगे की तरफ भी मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो एक चीज ऑब्जर्व करोगे, इस ए पॉइंट के पास दो वेलोसिटीज है, आगे की तरफ v और पीछे की तरफ ओमेगा आर। अब ये v आई कहां से? v बेसिकली इसलिए आपको देखने को मिल रहा है क्योंकि बॉडी ट्रांसलेट कर रही है। ओमेगा आर आपको इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि टायर रोटेट कर रहा है। रोटेट कर रहा है। तो आप यहां पे देखते हो कि जो v है मेरे पास v, ये v अगर ओमेगा आर के इक्वल अगर होता है तो ए पॉइंट प्योर रोलिंग कंडीशन को फॉलो करेगा, ठीक है ना। ए पॉइंट प्योर रोलिंग कंडीशन को फॉलो करेगा। मान लो अब क्या हुआ, आपने ब्रेक लगा दी। जैसे ही आप ब्रेक लगाओगे क्या होगा, ओमेगा की वैल्यू 0 हो जाएगी, टायर रुक जाएगा। तो आपके पास ये पीछे वाली जो वेलोसिटी है ये 0 हो चुकी है। लेकिन फिर भी आपको देखने को मिलेगा कि जो बॉडी है वो आगे की तरफ ट्रांसलेट कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट के पास एक नेट वेलोसिटी देखने को मिली जो कि आगे की तरफ, वो बॉडी क्या चुप हो चुकी है, स्किड कर रही है अब लगातार। तो वहां पे प्योर रोलिंग नहीं होती। समझ गया? यहाँ पे कोई डाउट हो? ठीक है। तो प्योर रोलिंग के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन है कि आपके पास यहाँ पे क्या हो, जैसे मैं डिस्क की अगर बात करूं तो ए पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो दोनों के दोनों डिस्क के विद रिस्पेक्ट टू सेम होनी चाहिए। अगर वो सेम नहीं होती तो प्योर रोलिंग पॉसिबल नहीं होगा। चलो नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे, सर लेकिन ये तो स्लाइड नहीं ना कर रहा।
कौन जैसे से आपने वाला? व्हीकल का एग्जांपल दिया ना, हाँ तो ये तो वेलोसिटी से, ये तो एंगुलर वेलोसिटी से टायर तो घूम रहा है हाँ, इंटरनली, और आगे वेलोसिटी से वे आगे जा रही है, मतलब कि वो तो ट्रांसलेट कर रहे हैं, हाँ। तो तो ठीक है, ठीक है, मतलब ये जो सर्कल है, ये जो सॉरी रिंग्स है, अपना गियर ऊपर है, जो ये गियर बनाया आपने, जो आपने बनाया, हाँ ऊपर। सॉरी डिस्क 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 बनाई है, हाँ हाँ। 01 और 02, ये दोनों ही इक्वल पोजीशन पे राउंड करनी चाहिए, इक्वल मतलब पोजीशन? इक्वल स्पीड पे, इक्वल स्पीड पे। नहीं नहीं नहीं, ये जरूरी नहीं है। इक्वल स्पीड पे नहीं। रिक्वायर्ड कंडीशन क्या स्पीड है? रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है कि आपके पास ए पॉइंट की जो वेलोसिटी है ना, वो दोनों के दोनों डिस्क के विद रिस्पेक्ट टू सेम होनी चाहिए। ये कंडीशन जरूरी है कि ओमेगा और आर का जो प्रोडक्ट है वो सेम रहना चाहिए। अब खुद सोचो, अगर आपके पास R2 की जी वैल्यू ज्यादा होती है R1 के कंपेरेबल, तो क्या होगा? क्या मैं कह सकता हूं ओमेगा 2 को कम होना पड़ेगा ओमेगा 1 के कंपेरेबल? जी तभी तो प्रोडक्ट सेम रहेगा। ठीक है, तभी जी आपने ऑब्जर्व करा होगा, जैसे व्हीकल्स जो होते हैं उसमें जो फर्स्ट गियर होता है वो उस गियर का साइज हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि जिसका साइज ज्यादा होगा उसकी स्पीड कम होगी। ठीक है ना? और जो गियर हाई जी। स्पीड का होगा उसका साइज हमेशा छोटा होता है। फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर, सिक्स्थ गियर एंड सो ऑन। ठीक तो है मतलब ध्यान? ये सर, ये दोनों डिस्क इक्वल रहनी चाहिए, मतलब इनका डायमीटर। नहीं नहीं, डायमीटर नहीं सर, ये दोनों की वेलोसिटी सेम होगी ना। इन दोनों की आपके पास जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, उसकी वेलोसिटी सेम रहनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू हाँ, दोनों उसकी को। वेलोसिटी सेम रहेगी। ये बस ये रिक्वायर्ड कंडीशन है। हम्म, वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट मस्ट बी सेम विद रिस्पेक्ट टू डिस्क नंबर 1 एंड विद रिस्पेक्ट टू डिस्क नंबर 2। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं वेलोसिटी ऑफ द ए पॉइंट। ये ध्यान रखना, वेलोसिटी ऑफ हम्म, मस्ट रिमेन सेम। अब एक्चुअली में होता क्या है यहाँ पे? अब ये हमें कंडीशन रिक्वायर्ड क्यों है? क्योंकि कुछ कुछ आपको ऐसी एप्लीकेशंस देखने को मिलती है जहां पर प्रॉपर वेलोसिटी रेशियो का मेंटेन रहना बहुत रिक्वायर्ड है। जैसे कि आपके पास जो वॉचेस हमारे पास होती हैं, जो घड़ियां हमारे पास होती हैं, उनमें रिक्वायर्ड है कि आपके पास यहाँ पे क्या हो, प्रॉपर एंगुलर वेलोसिटी रेशियो मेंटेन रहे। तो इस केस बिल्कुल। में अगर आप यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटीज का रेशियो निकालते हो, ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 इक्वल टू R2 बाई R1 आएगा। तो यहां से ये फॉर्मूला जो है ना, कंडीशन आपके पास यहाँ पर है, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट बन चुकी है। तो ये क्या कह रहा है बेसिकली, प्योर रोलिंग के केस में अगर आपके पास एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो अगर आप कांस्टेंट देखना चाहते हो, है ना, तो वो किसके इक्वल होगा? वो रेडियस के रेशियो के इक्वल आपके पास यहाँ पे होगा। इन केस अगर आपके पास प्योर रोलिंग नहीं होती, तो ये आपके पास जो रेशियो है एंगुलर वेलोसिटीज का रेशियो, ये कभी R2 बाई R1 के इक्वल नहीं होगा। ध्यान रखना ये। समझ गए बात? तो आपके लिए रिक्वायर्ड चीज क्या है? सबसे पहले जो गियर की आपके पास स्टार्टिंग हुई है वो किस वजह से हुई है? फ्रिक्शन डिस्क की वजह से हुई है। फ्रिक्शन डिस्क में आपके पास यहाँ पे लो स्पीड पर प्योर रोलिंग कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, बट जैसे ही फ्रिक्शन बढ़े, जैसे ही स्पीड को आप इंक्रीज करोगे, फ्रिक्शन कम होगा और प्योर रोलिंग आपके पास कंडीशन सेटिस्फाई नहीं रहती। ठीक है ना? लेकिन अगर आप देखो, हमारे पास ऑटोमोबाइल जैसे इंजन है, उसमें हमें हाई स्पीड पर भी एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी रेशियो चाहिए। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, तो उस केस में हम यहां पर टीथ की फॉर्मेशन कर देते हैं बस। टीथ की फॉर्मेशन करने से हुआ क्या, तो वो डिस्क जो है वो प्रॉपरली एंगेज आपके पास यहां पे होगी कुछ इस तरह से। ये ध्यान रखना। तो जब आपके पास यहाँ पे हम दो टीथ को एंगेज कर रहे हैं, उस केस में प्रॉपर आपके पास यहाँ पे क्या रहेगा, प्रॉपर आपके पास एंगुलर वेलोसिटी का जो रेशियो है वो मेंटेन रहेगा। ठीक है ना? क्योंकि आपके पास स्लिपिंग होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब यहीं से आप यहां से पढ़ते हो, टाइप ऑफ ड्राइव भी पढ़ते हो कि ड्राइव कितने टाइप की होती है, जिसमें आपने देखा होगा या सुना होगा, एक होती है पॉजिटिव ड्राइव, एक होती है नेगेटिव ड्राइव। पॉजिटिव ड्राइव का मतलब क्या हुआ कि जिसमें आपके पास यहाँ पे कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी रेशियो मेंटेन आपके पास है। नेगेटिव ड्राइव में आपके पास कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी रेशियो मेंटेन नहीं रहता। तो जो गियर असेंबली है आपके पास यहाँ पे, वो एक पॉजिटिव ड्राइव में रहती है। क्यों? क्योंकि
पॉजिटिव ड्राइव के अंदर या गियर्स के अंदर हम टीथ की फॉर्मेशन करके एंगुलर रेशियोज को कांस्टेंट मेंटेन करें। लेकिन अगर आप बात करोगे बेल्ट ड्राइव, बेल्ट जो है वो आपका स्लिप कर सकती है पुलिस के ऊपर, ठीक है, तो उसको हम नेगेटिव ड्राइव, जी इसको आप देखोगे बाद। यहां तक क्लियर है? जी सर ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे गियर असेंबली के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहला बेनिफिट आपको यही देखने को मिलता है कि आप एग्जैक्ट वेलोसिटी रेशियो को मेंटेन कर सकते हो। क्यों मेंटेन कर सकते हो? क्योंकि यहाँ पे ओमेगा 1/ओमेगा 2 का जो रेशियो है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये R2/R1 पे डिपेंड कर रहा है बेसिकली, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, डायमेंशंस पे डिपेंड कर रहा है। तो एक बार आपने गियर को मैन्युफैक्चर कर दिया तो आपके पास यहाँ पे वो एग्जैक्ट वेलोसिटी रेशियो को मेंटेन करके रखेगा, चाहे आप गियर को लो स्पीड पे रोटेट कराओ, चाहे आप हाई स्पीड पे रोटेट कराओ। इसका ध्यान रखना। सेकंड, सर मेरा थोड़ा डाउट आ रहा है सर। हाँ बोलो। सर आपने स्टार्टिंग में ऊपर समझाया था ना वो एंगुलर सॉरी वेलोसिटी का, ये जो बता रहे हैं ऊपर जो डिस्क से आपने बताया हम्म, सर। सर इसमें हाँ जी यही, तो तो इसमें सर रोटेशनल के लिए आपने बताया था कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी चाहिए इक्वल, हाँ। एंगुलर वेलोसिटी चाहिए इसकी इक्वल। हम्म, जी देखो एंगुलर वेलोसिटी इक्वल नहीं चाहिए। एंगुलर वेलोसिटी इक्वल से मतलब नहीं है। एंगुलर वेलोसिटी का जो रेशियो है ना आपके पास, वो आपको क्या चाहिए? एग्जैक्ट चाहिए बिल्कुल। कोई भी दो बॉडीज है वो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप कुछ चीज सोच के देखो, आप गाड़ी के अंदर बैठे हो, आप गाड़ी चला रहे हो और आप चाहते हो गाड़ी जो है वो स्लो स्पीड पे रन करे, टायर जो है वो स्लो स्पीड पे मूव करे। अब ऐसा तो नहीं होगा कि आप इंजन को स्लो स्पीड पे रन कराओगे। इंजन आपके पास यहाँ पे हाई स्पीड पे ही रन कर रहा है, लेकिन इंजन से जो आगे पावर जा रही है व्हील्स के ऊपर या टायर के ऊपर, वो कम स्पीड से रोटेट कर रही है। समझ रहे हो बात मेरी? इंजन आपके पास यहाँ पे हाई ओमेगा से रोटेट कर रहा है, बट आपके पास यहाँ पे जो टायर है उनका ओमेगा कम है, ठीक है ना? तो आपको ठीक। क्या चाहिए? आपको एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी रेशियो चाहिए, ना कि आपको एंगुलर वेलोसिटीज को इक्वल करना है। तो ये ध्यान रखना ये ध्यान रखना है हमें कि वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ये तो सर एक साइड का अलग दिया और सॉरी मतलब दोनों साइड का अलग अलग है, लेकिन वो दोनों जो है ओमेगा 2 और R2 वो इक्वली मतलब की कर रहे हैं रोटेशन, मतलब विद इन डिस्टेंस पे, आप ऐसे कहो, मतलब इक्वल है दोनों ना। जी उनका प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए। इनका जो प्रोडक्ट है ना ओमेगा 2 into R2 का, यस ये उनका। आपके पास दूसरे वाले हाँ जी डिस्क के ओमेगा और आर के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। इक्वल होना चाहिए, चाहे चाहे उनका साइज दोनों का अलग अलग हो, अलग अलग हो, कोई इश्यू नहीं है जीरो इसका। वन और जीरो 2 डिस्कस, कोई इश्यू नहीं। साइज सेम भी हो सकता रोटेटिंग है, करते कोई भी वक्त इन छोटा बड़ा हो दोनों सकता का साइज छोटा बड़ा भी हो सकता है, लेकिन रोटेटिंग करने वक्त प्योर रोलिंग तब होगा जब उनका ओमेगा 1 R1 और इज इक्वल टू सेकंड का ओमेगा 2 R2 है। हाँ होगा, हाँ, तब बस ये एंगुलर रिक्वायरमेंट है। वेलोसिटी इक्वल होगी। एंगुलर वेलोसिटी नहीं, आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी इक्वल होगी। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की, पॉइंट ऑफ ए पॉइंट कांटेक्ट की की वेलोसिटी सॉरी सॉरी जी जी जी, एंगुलर वेलोसिटी तो डिफरेंट 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 है ना रहेगी दोनों रहेगी। की, हाँ, मतलब सॉरी। जी जी जी, ठीक है ना? एंगुलर वेलोसिटी तो W से है डिनोट। हाँ, जी, W से ही है चलो, डिनोट एंगुलर वेलोसिटी। यस, उसको डब्ल्यू ने ओमेगा बोलते हैं, वो ग्रीक लेटर है ओमेगा। ओमेगा, चलो, ओमेगा। नेक्स्ट आपके पास इट मे बी यूज टू ट्रांसमिट लार्ज पावर। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ? देखो अभी मैंने आपको बोला था कि हमारे पास ट्रांसलेटिंग बॉडी और रोटेटिंग बॉडी के बीच में काफी सिमिलरिटीज होगी। ट्रांसलेटिंग बॉडी के केस में फोर्स का जो पावर का जो फॉर्मूला है दैट इज फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब आपके पास यहाँ पे अगर मैं सेम फॉर्मूला रोटेटिंग बॉडी के लिए लिखना चाहता हूं तो फोर्स को आप लिखोगे टॉर्क की फॉर्म में, वेलोसिटी को आप रिप्रेजेंट करोगे ओमेगा से। तो पावर का फॉर्मूला होगा टॉर्क इनटू ओमेगा। ठीक है, पहली चीज तो ये। अब एक, फॉर रोटेटिंग बॉडी। हाँ, फॉर रोटेटिंग बॉडी। आप थोड़ा सा इसको गाड़ी के एग्जांपल से समझने की कोशिश करो, उसी से आप जल्दी समझ पाओगे। जैसे हमारे पास फर्स्ट गियर होता है गाड़ी के अंदर। फर्स्ट गियर आप कब यूज करते हो? जब आपको हिली एरिया में जाना हो, चढ़ाई चढ़नी हो, या फिर आपके पास गाड़ी को जस्ट स्टार्ट करना हो, या आपके पास जस्ट मूव करवाना हो, ठीक है ना? तो आप जहाँ पे ज्यादा पावर चाहिए थी।
हाँ, स्पीड नहीं वहाँ पे चाहिए, ज्यादा जहाँ पे पावर, ज्यादा पावर चाहिए। वहाँ ज्यादा पावर चाहिए। तो अब आपके पास यहाँ पे अगर हम देखें, गियर जो है वो इक्वल अमाउंट ऑफ पावर को ट्रांसमिट कर, इक्वल अमाउंट ऑफ पावर, जितनी पावर आप गियर में दोगे उतनी पावर वो आगे की तरफ ट्रांसमिट करेगा। इंजन ने क्या करा, इंजन ने कुछ पावर आपके पास प्रोवाइड करी गियर्स में, ठीक है ना। तो आपके पास जो पावर आपके पास गई है इंजन से टायर में, ठीक है। तो आप एक्शन से समझो, इंजन की जो स्पीड है वो काफी ज्यादा होती है, टायर की जो स्पीड है वो काफी कम होती है, ठीक है ना। तो इस केस में अगर हम यहाँ पे देखें, आपके पास आप सेम अमाउंट ऑफ पावर को ट्रांसमिट कर रहे हो बेसिकली गियर असेंबली की हेल्प से या ट्रांसमिशन बॉक्स की हेल्प से व्हीकल के अंदर, ठीक है ना। और अगर मैं आपके पास यहाँ पे रेडियस को बढ़ाता चला जाऊं या एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ाता चला जाऊं, तो उसके, सॉरी जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैंने क्या बोल दिया आपको, ये ऐसे समझो, पावर का फॉर्मूला क्या है बेसिकली, टॉर्क इनटू ओमेगा ना, टॉर्क इनटू। Yes. अब आपके पास यहाँ पे और जब आप, एंगुलर वेलोसिटी, हाँ, टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी आप, सॉरी फॉर रोटेशनल बॉडी, अब इस केस में अगर आप देखोगे फॉर रोटेशनल हमारे बॉडी। पास, हाँ रोटेशनल बॉडी के लिए यार ये, अब इस केस में अगर आप देखोगे आप टॉर्क को एम्पलीफाई कर सकते हो इस केस में, ठीक है ना। आपके पास एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी को वेरी कर सकते हो, कम या ज्यादा कर सकते हो, ठीक है, गियर असेंबली की हेल्प से। तो अगर हम ओमेगा को कम या ज्यादा करेंगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पावर क्या होगी, एम्पलीफाई हो सकती है, और आपके पास यहाँ पे पावर को हम ट्रांसमिट, लार्ज अमाउंट ऑफ पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखना, जितनी पावर आप इनपुट करते हो गियर के अंदर उतनी ही पावर आपको आउटपुट में भी मिलती है, ठीक है। कुछ लॉसेस हो सकते हैं लेकिन हम उसको भी कंसिडर नहीं करेंगे। अब जैसे आपके पास मैं फर्स्ट गियर का एग्जांपल आपको दे रहा था, फर्स्ट गियर की स्पीड जो होती है वो जनरली कम होती है, लेकिन उसका टॉर्क एक्सर्ट करने की जो कैपेबिलिटी है वो काफी ज्यादा होती है। इस वजह से आपके पास व्हीकल जो है वो आपके पास हिली एरियाज में बड़े आराम से मूव कर सकता है, या अगर आप उसे जस्ट रेस्ट कंडीशन से उठाना चाहते हो तो बड़े आराम से वो रन करना शुरू करेगा, बिकॉज फर्स्ट गियर आपके पास ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ टॉर्क को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं फिफ्थ गियर की, फिफ्थ गियर में क्या होगा बेसिकली, टॉर्क आपके पास काफी कम होगा लेकिन कोरस्पॉन्डिंगली स्पीड काफी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। हम्म। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा होता है, क्योंकि हर एक गियर का जो टी इज इक्वल साइज, टू टॉर्क। हाँ टी इज इक्वल टू टॉर्क, हर एक गियर का जो साइज है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। अभी मैंने आपको बोला था ना कि आपके पास ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1 ये किसके इक्वल होना चाहिए, R1 बाय R2 के इक्वल होना चाहिए, या पैसे कह लो, यही हमने कंडीशन देखी थी। मतलब आपके पास ओमेगा और आपके पास जो रेडियस है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो गियर आपके पास बड़े साइज का होगा उसकी स्पीड काफी कम होगी, जो गियर बड़े साइज का होगा उसकी स्पीड हमेशा कम होगी, ये ध्यान रखना। तो आपके पास जो फर्स्ट गियर होता है इसकी स्पीड हमेशा कम होती है, तो इसका साइज क्या होगा, काफी ज्यादा होगा। क्या? गियर की स्पीड काफी ज्यादा होती है तो इसका आपके पास साइज काफी कम होगा, ये ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, जी। इट हैज हाई एफिशिएंसी। तो आपके सर पास ये किसी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r लिखा आपने। हाँ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R, या आप कह लो ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। सर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मतलब क्या हुआ ये? डायरेक्टली नहीं है यार, आपके पास यहाँ पे ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हुआ सर? है। ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का मतलब है कि अगर आप एक को बढ़ाओगे तो दूसरा क्या होगा, कम होगा। कम होगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है एक तरह से, आप ऐसा कह लो। अपन से एक एक बढ़ेगा कि कम होगा? हाँ, एक को बढ़ाओगे तो दूसरा कम होगा, कहने का सिंपल सा मतलब ये। जी। चलो मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ, आपको समझने में आसानी रहेगी। गियर्स, ध्यान रखना हमेशा, गियर का सर साइज, सीरियसली, टू बी वेरी फ्रैंक सर, फर्स्ट क्लास है ये मेरी, मैं फर्स्ट टाइम कोचिंग ले रहा हूँ। मतलब आपको मैं हाँ, क्लियर कर ही देता हूँ, मतलब मेरी तरफ से कि मैं तो बिल्कुल सर टेक्निकली जीरो हूँ। मैं बेसिकली कोई मैंने इशू नहीं, मतलब कोई जीरो, इशू मेरे नहीं, को तो मैंने, कुछ समझ नहीं, मैं तो सर मेरे को तो सर कुछ पता ही नहीं इसमें चल रहा, तो समझ आ रहा है जो आपने धीरे धीरे बता रहे हो, तो काफी कुछ। लेकिन मैं अपने, मेरा इतना मतलब कि है नहीं है लेवल, तो मैं जीरो से उसकी ही मत कर रहा टेंशन हूँ लो सर आप, स्टार्ट, तो प्लीज। बचेगा, बस सुनते जी रहना ध्यान ध्यान से, ठीक है ना। जी जी आपको मैं कुछ हिंट दे जी देता हूँ, सर। एक शॉर्टकट प्रोवाइड कर देता हूँ, जो भी आपने पढ़ना है
वो आप बार बार वही चीज सुनोगे। गियर का जो साइज होता है, गियर का डायमीटर, डी का मतलब है डायमीटर या साइज कह लो आप। गियर का कोई भी साइज जो जी होता है वो स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि आपके पास जितना बड़ा साइज होगा उतनी ही स्पीड कम होगी। पहला रिलेशन आपको ये ध्यान रखना। सेकंड, जितना ज्यादा बड़ा साइज होगा गियर का, उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ टीथ आप उसमें क्रिएट कर सकते हो। ये जितना बड़ा गियर होगा उतने ज्यादा टीथ उसके ऊपर हम बना सकते हैं, कहने का सिंपल सा मतलब ये है। थर्ड, जितने ज्यादा टीथ होंगे किसी गियर के ऊपर उतनी ही कम उसकी स्पीड होगी। ये मैंने आपको पूरा का पूरा एक समरी दे दी पूरे के पूरे इस गियर चैप्टर की। ठीक है, अब ये समरी आपको याद रहनी चाहिए। अब जो भी हम आगे पढ़ेंगे ना, कुछ भी अगर डाउट आ रहा है तो पहले इन तीन रिलेशन को अच्छे से सोचना कि कहीं से लिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, फिर आपको जल्दी समझ आएगा। चलो, क्लियर है यहाँ पे? अरे पेन डाउन भी साथ साथ में करना है कि? ना ना, कुछ नहीं करना, मैं आपको पीडीएफ एज इट इज शेयर करूँ। सर जो जो सेकंड लिखा है अच्छा डायमीट्री भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तीर से या हाँ, वर्टिकली प्रोपोर्शनल? डायमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टीथ। बताऊंगा आगे, आपके पास आएगा हाँ ये सब। ये मैंने जी आपको जस्ट अभी हिंट दे दिया ताकि आपको समझने में आसानी रहे। लिंक बना रहे, कोई नई नई चीज आपको लगे ना कि आप नई चीज सुन रहे हो। जी। ठीक है, बस दिमाग में बिठा लो कि ऐसा कुछ होता है, बाकी बाद में देखेंगे। चलो, नेक्स्ट, इट हैज हाई एफिशिएंसी। हाई एफिशिएंसी इसलिए होती है क्योंकि आप जितनी पावर दे रहे हो मोस्टली उतनी ही पावर आगे जाके फर्दर ट्रांसमिट होती है, इसलिए आपके पास हाईली एफिशिएंट हम इसे बोलते हैं। रिलायबल सर्विस इसलिए है बिकॉज आपके पास गियर जो है वो गियर टूथ स्ट्रांग होते हैं, जिससे कि आपके पास काफी लंबे टाइम तक आप इसके ऊपर रिलायबल रह सकते हैं। ठीक है ना, इसी हम्म, वजह से गाड़ियों के अंदर जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट तरह के गियर्स असेंबली यूज करते जी हैं। कॉम्पैक्ट लेआउट। कॉम्पैक्ट लेआउट का मतलब क्या हुआ? आपके पास यहाँ पे गियर्स जनरली वहां पे हम मतलब use करते छोटी हैं सी साइज में पूरा। जहाँ पे शाफ्ट दोनों आपस में बहुत क्लोज हो। ठीक है ना, छोटे से साइज हाँ में आपके पास ये काफी ज्यादा आप अरेंज हम इसे कर सकते हैं। चलो, अब डिसएडवांटेजेस क्या क्या रहेगी इसकी? सबसे पहली डिसएडवांटेज ये रहती है कि गियर्स को मैन्युफैक्चर करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। ठीक है, प्रॉपर आपके पास हमें टूल्स और इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट, ये ध्यान रखना। अगर किसी भी तरह का एरर या किसी भी तरह की मिस्टेक हो जाती है गियर कटिंग के टूथ में, तो वो अननेसेसरी वाइब्रेशंस को क्रिएट करेगा। ठीक है, अननेसेसरी नॉइस क्रिएट करेगा जो कि ऑपरेशन के टाइम आपको देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। यहाँ पे इसका आपको पता होना चाहिए। जी सर। ठीक है, चलो, अब हाँ आपके पास हाँ जी नेक्स्ट सर। टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ द गियर्स। अब देखो, हमारे पास यहाँ पे गियर को क्लासिफाई करने के डिफरेंट डिफरेंट वेज हमारे पास होते हैं। सबसे पहली क्लासिफिकेशन हम करते हैं कि शाफ्ट की जो शाफ्ट है मेरे पास, उनकी पोजीशन क्या है, किस ढंग से आपका शाफ्ट अलाइंड है, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन की जाती है। अगर आपके पास दो शाफ्ट जो है वो पैरेलल है एक दूसरे के, जैसे आप देखोगे इस केस में शाफ्ट नंबर 1 एंड शाफ्ट नंबर 2, ठीक है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। इन दोनों के ऊपर आपने गियर बना रखे हैं। ये है गियर नंबर 1 जिसको मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, और ये नीचे वाला है गियर नंबर 2। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आपके पास यहाँ पे होता क्या है, जो सबसे पहली क्लासिफिकेशन, जो सबसे पहले पैरेलल शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए आप जो गियर असेंबली यूज करते हो उसे हम बोलते हैं स्पर गियर। स्पर गियर का मतलब क्या हुआ? स्पर गियर का सिंपल सा मतलब है कि आपके पास गियर के ऊपर जो टीथ बने हुए हैं, यहाँ पे जो टीथ वो बने, शाफ्ट के पैरेलल। ये शाफ्ट के बिल्कुल पैरेलल आपके पास होते हैं, स्ट्रेट पैरेलल। आपके। ओके, मैं कल आपके पास कल की क्लास में सारे के सारे गियर्स की जो वो होते हैं ना इमेजेस, वो आपको मैं शो करूंगा कि किस टाइप के आपके पास गियर असेंबली से स्पर गियर कैसा होता है, आपके पास हेलिकल गियर कैसा होता है, और आपके पास रिमेनिंग वॉर्म गियर कैसे होते हैं। तो इतना सा ध्यान वॉर्म रखना। गियर हाँ देखिए सर। हाँ, देखे ना, बस फिर ठीक है। तो आपके पास अगर गियर की जो टीथ है वो पैरेलल टू दी शाफ्ट है तो उसको हम बोलते हैं स्पर गियर। अब यहाँ पे हुआ क्या, स्पर गियर की कुछ डिसएडवांटेजेस होती है, कुछ आपको एडवांटेजेस देखने को मिलती है। जनरली स्पर गियर को हम यूज नहीं करते, ठीक है ना। ये उन जगह पे यूज होते हैं जहां पर हमें गियर का प्रॉपर यूज नहीं चाहिए। ठीक है ना, जैसे आपके जी पास वॉचेस हो गई, क्लॉक्स हो गई,
या फिर ऑटोमोबाइल इंजन हो गया, वहां पे गियर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो वहां पे स्पर गियर की आपको एप्लीकेशन देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे वो है शुगर केन का जूस निकालने के लिए, गन्ने का जूस निकालने की जो मशीन होती है, उसमें आप देखोगे स्पर गियर यूज होता है, क्योंकि वहां पे गियर का हमें प्रॉपर यूज नहीं करना। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखते हो हम्म कि जो एडवांटेजेस आपको देखने को मिलेगी, ये सिर्फ रैंडम बहुत ही कम देखने को मिलती है, लेकिन डिसएडवांटेजेस काफी ज्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट पार्ट। अब प्रॉब्लम्स क्या क्या है इसमें आपके पास यहाँ पे। जब भी आपके पास दो गियर आपस में कनेक्ट होंगे, ये ध्यान रखना, इनमें सडनली एक दूसरे के साथ एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट होगी। मतलब एक गियर दूसरे वाले गियर के साथ कांटेक्ट बनाएगा, फिर सडनली आपके पास कांटेक्ट ब्रेक कर देगा। ठीक है। जिसकी वजह से काफी ज्यादा इंपैक्ट फोर्सेस आपके पास यहाँ पे जनरेट होती है, और आप कह सकते हो एक गियर काफी ज्यादा फोर्स लगाता है दूसरे वाले गियर के ऊपर। ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे किसी तरह का एक्सियल थ्रस्ट नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, अब इसको समझो थोड़ा सा। एक्सियल थ्रस्ट को समझने के लिए सबसे पहले आप ऐसे समझो। लेट अस से ये मेरे पास दो डिस्क है यहाँ पर, सॉरी, ये दो डिस्क है। ठीक है। इसके ऊपर आपके पास टीथ बने हुए हैं, टीथ नंबर 1, और यहां पर है दूसरा टीथ आपके पास, कुछ इस तरह से। अब आप एक चीज सोच के देखो, आप मोटर से एक गियर को रोटेट करवा रहे हो, और जो फर्स्ट गियर है, मोटर से आप क्या करें, इलेक्ट्रिकल मोटर से आप फर्स्ट गियर को रोटेट करवा रहे हो, और फर्स्ट गियर सेकंड गियर को रोटेट करने में हेल्प करेगा। तो फर्स्ट गियर सेकंड गियर को रोटेट कर कैसे रहा है बेसिकली, तो वो आपके पास यहां पर एक फोर्स लगाएगा। जो ब्लू कलर का टीथ है, वो ब्लैक कलर के टीथ के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, जिसकी वजह से गियर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। समझे मेरी बात। हम्म अब इस केस में हुआ क्या, ये जो फोर्स, जो ब्लू कलर का जो टीथ है, ये जो फोर्स लगाता है, ये बेसिकली आपके पास इंक्लाइन डायरेक्शन पे लगाता है, इंक्लाइन डायरेक्शन पे, ये ध्यान रखना। जैसे जो मैंने एरो शो करा है, इस डायरेक्शन पे दिखा। अब यहां पर ये जो फोर्स है, वो गियर को रोटेट करने में हेल्प कर रही है, गियर नंबर 2 को रोटेट करवाने में हेल्प करेगा। इस फोर्स के हम दो कंपोनेंट ले सकते हैं। एक कंपोनेंट आप अलोंग दी रेडियस ऑफ द गियर ले सकते हो, एक कंपोनेंट आप यहां पे अलोंग दी परपेंडिकुलर, और आई कैन से परपेंडिकुलर टू द रेडियस आप ले सकते हो। ठीक है। ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, अगर नहीं भी समझ आएगा ना तो उसको आप छोड़ सकते हो, क्योंकि ये आपका सिलेबस के पार्ट है नहीं। ये जस्ट आपकी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको ये करवा रहा हूं, ये ध्यान रखना। ठीक है। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जो एफ टी है, जो कि नीचे की तरफ लग रहा है, ये किस चीज में हेल्प करेगा, ये गियर नंबर 2 को रोटेट करने में हेल्प करेगा। बस इतना ध्यान रखना। एफ टी को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल थ्रस्ट, टेंजेंशियल थ्रस्ट। ठीक है। एफ ऑफ आर जो है यहां पर, ये रेडियस के अलोंग लग रहा है, रेडियस के अलोंग, तो इसको हम बोलते हैं रेडियल थ्रस्ट। अगर आपको समझ ना आ रहा हो सर ये थ्रस्ट का मतलब क्या होता है, थ्रस्ट कुछ नहीं होता, थ्रस्ट को हम फोर्स ही बोलते हैं। थ्रस्ट मतलब फोर्स, और कुछ नहीं। ठीक है। अब आपके पास यहां पर जो शाफ्ट है मेरे पास, वो कहां पर है, वो तो आपके पास डिस्क के परपेंडिकुलर है। तो आपको यहां पे क्या ऑब्जर्व होगा कि ये जो फोर्स के जो मैंने कंपोनेंट बनाए हैं यहाँ पे, एफ ऑफ आर और एफ ऑफ टी, ये शाफ्ट के परपेंडिकुलर, ये शाफ्ट के डाउनवर्ड, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन पे लग रहे हैं। कोई भी फोर्स शाफ्ट के पैरेलल नहीं लग रही, कोई भी फोर्स शाफ्ट के पैरेलल नहीं लग रही है। इस वजह से हम बोलते हैं कि आपके पास यहाँ पे एक्सियल थ्रस्ट की वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल। ये ध्यान रखना, जीरो नाम से पता लग रहा है, देखो ध्यान सर से। ये शाफ्ट शाफ्ट के पैरेलल एफ आर नहीं हुआ सर, रेडियल? नहीं 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 नहीं, देखो शाफ्ट कैसी चीज है, मैं आपको 3D में अगर आपको गियर असेंबली दिखाऊं, अब मैं 3D में डायग्राम बना नहीं सकता, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, चलो देखते हैं। ये है जैसे कि आपके पास
ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है ना। तो आपके पास जो एफ टी है वो कहां पर है, वो एक तरह से सेंटर से नीचे की तरफ जा रहा है, हम्म, और एफ ऑफ आर जो है वो सेंटर से रेडियस की तरफ जा रहा है। रेडियस। एक्सियल कंपोनेंट है ना, वो आपके पास शाफ्ट के पैरेलल आपको देखने को मिलेगा, जो कि यहां पर है नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि स्पर गियर के अंदर किसी तरह का एक्सियल थ्रस्ट नहीं होता है। समझ गए बात। ठीक है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, ये जरूरी है कि एक्सियल थ्रस्ट इसमें प्रेजेंट लाइक होता है। थ्रस्ट, एक्सियल थ्रस्ट वही हुआ, लाइक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, कोई रेसिप्रोकेटिंग हो रही है चीज, आगे पीछे आगे पीछे। हाँ कह सकते हो। ओके। वैसे उसको उस तरह से देखना मत, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजिंग सा वैसे पार्ट है जो आपने बोला, ऐसे देखना मत। हाँ, वैसे आप रिलेट करना चाहते हो तो कर सकते हो। मतलब ठीक है। एक्सियल, एक्सियल डायरेक्शन पे, एक्सिस के अलोंग जो फोर्स का कंपोनेंट लग रहा है उसको आप एक्सियल थ्रस्ट बोलोगे। कहने का मतलब सिंपल सही है। ओके। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट। अब आपके पास यहाँ पे सडन एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट की वजह से एक्सेसिव नॉइस आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ध्यान रखना। तो काफी नॉइजी ऑपरेशन आपके पास होते हैं स्पर गियर के अंदर। अब यहाँ पर ये फेल क्यों हुए, सबसे पहले इंपैक्ट फोर्सेस की वजह से, आपके पास एक्सेसिव नॉइज की वजह से इसका हम यूज प्रैक्टिकली नहीं करते, और आपके पास इसे आप हाई स्पीड पे भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हाई स्पीड में इंपैक्ट फोर्सेस काफी ज्यादा हो जाती है। ये ध्यान रखना। चलो, नेक्स्ट पार्ट आपके पास यहाँ पर। नेक्स्ट आता है हेलिकल गियर। हेलिकल गियर सबसे ज्यादा यूज होने वाला गियर आपके पास है, और जितनी भी ऑटोमोबाइल इंजन आप जो देखते हो, ठीक है, नॉर्मल कार्स की बात कर रहा हूँ, लग्जरियस व्हीकल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, उनमें आपके पास हेलिकल गियर की एप्लीकेशन ही आपके पास होती है। इसमें क्या होगा, इसमें जो टीथ होते हैं वो हल्के से इंक्लाइंड होते हैं एक्सिस ऑफ द शाफ्ट के, वो आपके पास इंक्लाइंड होते हैं। मतलब हेलो अगर आपके पास, हाँ बोलो। सर, अगर ना यहाँ पे थोड़ा 3D अगर मिल जाए ना तो पिक्चर तो आपकी ज्यादा आवाज बहुत क्लियर। कम आ रही है, थोड़ा जोर से हाँ जी, बोलो। मैंने कहा सर, अगर थोड़ा 3D अगर पिक्चर्स अवेलेबल हो ना यहाँ पे, तो कोई हमें नहीं, थोड़ा वही मैं आपको क्लियर, बस थोड़ा कल लेके ज्यादा आऊंगा। डोंट वरी, कल मैं आपके बढ़िया पास होगा लेके प्लीज। आऊंगा। आपके पास साइड 3D पिक्चर्स सब। डोंट वरी। आपको जैसे मैं हल्का सा ड्रॉ करके दिखाता हूँ इस टाइम पे, जैसे स्पर गियर के अंदर जो टीथ बन रहे हैं वो कुछ इस तरह से पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट, ब्लैक कलर के, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं आपके पास हेलिकल गियर की, तो हेलिकल गियर में क्या होगा, हेलिकल गियर में जो टीथ है वो हल्के से इंक्लाइंड होते हैं फिर इस तरह से। बस ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इस केस में आपने ये देखा कि आपके पास जो टीथ है वो इंक्लाइंड है बेसिकली, और आपके पास यहां पर जितना एंगल ये जो क्रिएट कर रहे हैं, ये जो एंगल जो क्रिएट कर रहे हैं आपके पास यहाँ पर एक्सिस के साथ, इस एंगल को हम क्या बोल देते हैं, इसको आप बोल देते हो हेलिक्स एंगल, और आपके पास यहाँ पे स्पाइरल एंगल। वैसे देखा जाए, हेलिकल एंगल्स जो हेलिकल गियर जो हमारे पास यहाँ पर है, इनकी प्रॉपर स्टडी आपको नहीं करनी है, ठीक है। जस्ट आपको एफिशिएंसी का फॉर्मूला मैं बता दूंगा लास्ट में, वो जरूर देखना। इनकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वो आपको अच्छे से पढ़नी है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यों हम यूज करते हैं हेलिकल गियर ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है सर। चलो, अब यहाँ पे हुआ क्या, जब आपके पास दो हेलिकल गियर आपस में कांटेक्ट बनाते हैं, जैसे आप देखोगे यहाँ पर, ऊपर वाला जो गियर है मेरे पास, इसमें टीथ कुछ इस ढंग से इंक्लाइंड है, नीचे वाले गियर में आपका टीथ इस ढंग से इंक्लाइंड है, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली, आपके पास यहाँ पर जो कांटेक्ट है दो टीथ के बीच में, वो एक पॉइंट से स्टार्ट होता है। वो जैसे जैसे गियर रोटेट करते हैं, आपके पास दो गियर्स के बीच का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो लगातार बढ़ता रहता है। मतलब यहाँ पे सडन एंगेजमेंट नहीं होती, यहाँ पे जो एंगेजमेंट हो रही है दो टीथ के बीच में वो धीरे धीरे शुरू होती है और वो लगातार मूव करती है। इस वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पे ग्रेजुअल एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट आपको देखने को मिल रही है, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, ग्रेजुअल एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट होने की वजह से इसके अंदर लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है वो काफी ज्यादा आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और इसी वजह से आप इसे ऑटोमोबाइल भी यूज करते हो काफी ज्यादा। अब एक और चीज का ध्यान रखना, सर बोलो। सर, इसका मतलब ये हुआ ना, मतलब स्पर गियर में तो
एक टाइम पे एक टीथ पे पूरा लोड रहता है, तो इस हेलिकल में मतलब 2-3 टीथ पे रहता है गियर, है ना, उसका लोड। नहीं नहीं, इसका मतलब ये नहीं हुआ आपके पास। वो जो आप कह रहे हो वो डिपेंड करता है कि कितने आपके पास यहाँ पे वो है, क्या बोलते हैं उसको, जो गियर वो है आपके पास, क्या जी। बोलते हैं आपके पास यहाँ पे टूथ पेयर, कितने नंबर नंबर ऑफ ऑफ टीथ। पेयर कांटेक्ट बना रहे हैं वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है ना। ठीक अब है। यहाँ पे मतलब इसका क्या हुआ कि आपके पास जो पॉइंट ऑफ जो कांटेक्ट है वो शुरू कहाँ से हो रहा है और कैसे कैसे कांटेक्ट बढ़ता जा रहा है लगातार, जैसे जैसे गियर रोटेट जी। कर, ये उस पर डिपेंड कर रहा है। मतलब आप ऐसा जी। समझो, एक ही टीथ के ऊपर सडनली आपने सारी की सारी फोर्स लगा दी, और आपने हेलिकल गियर में क्या हुआ, जो फोर्स है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे लगना शुरू हो रही है। ग्रेजुअली। ठीक है। ठीक। इतना समझना बस। नेक्स्ट, जी। इनमें आपके पास एक्सियल थ्रस्ट प्रेजेंट होगा। क्यों प्रेजेंट होगा? क्योंकि यहाँ पे टीथ इंक्लाइंड होते हैं बेसिकली। इंक्लाइन है। ठीक है। जैसे कि आपके पास, मैंने यहाँ पर आपके पास इंक्लाइंड टीथ बनाए हैं, तो इस केस में हुआ क्या? अब मान लो फोर्स आपके पास ऐसे फोर्स लग रही है, लेट अस से फोर्स लग रही है, तो इसमें एक कंपोनेंट आप यहाँ पे नीचे की तरफ बना सकते हो, एक कंपोनेंट आप रेडियल डायरेक्शन पे दिखा सकते हो। अब मैं रेडियल शो नहीं कर पा रहा हूं यहाँ पे। एक आप कंपोनेंट यहाँ पे एक्सियल डायरेक्शन पे दिखा सकते हो। ठीक है जी। ना। तो एक्सियल कंपोनेंट होने की वजह से आपके पास यहाँ पे हम इसे लग्जरियस आइटम्स में या फिर आप ऐसा कह लो एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में हम यूज नहीं करते, ये ध्यान रखना। तो आपके पास जो अफोर्डेबल जो आपके पास आइटम्स होती है उसमें आपको एप्लीकेशन देखने को मिलेगी हेलिकल गियर्स की, बट जो आपके पास जैसे एयरक्राफ्ट हो गए उनमें आपको इसकी एप्लीकेशन देखने को नहीं मिलेगी। ओके, चलो। तो सर उसमें कौन सा यूज करते हैं फिर? ये वाला जो सामने बना, एरोस्पेस। जो सामने ठीक बना है। हुआ है डबल डबल है। हेलिकल। डबल हेलिकल। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आपके पास यहाँ पे ठीक है। देखो, जो भी हम पढ़ते हैं ना, जब भी हम कोई चीज, हम एक कोई भी एक चीज ना पिछले वाली चीज की कुछ लिमिटेशन को ओवरकम करते हैं। जैसे हेलिकल गियर जो है वो आपके पास लिमिटेशन को ओवरकम कर रहा है। हेलिकल गियर जो है आपके पास यहाँ पे वो स्पर गियर की लिमिटेशन को आपका क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है। क्या लिमिटेशन थी? आप हाई स्पीड पे गियर को यूज कर पा रहे हो, आप लोड कैरिंग कैपेसिटी को आप बढ़ा पा रहे हो। ठीक है ना। और आप इसकी यूज आपको ये देखने को मिलेगा कि 99 या 98% आपको इसकी यूजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। लास्ट कवर अप करते हैं डबल हेलिकल गियर और हेरिंग बोन गियर। इसका मतलब यहाँ पे सर क्या? एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर जैसे स्पर गियर में वो इंक्लाइंड फोर्स लग रही थी, तो इसमें भी इंक्लाइंड फोर्स लग रही है या कैसे स्टेट में लग रही है? हमेशा इंक्लाइन फोर्स हमेशा इंक्लाइन लगती है, ये मैं आपको ओके बताऊंगा सर, आगे थोड़ा सा। सभी गियर में है ना? सभी गियर में लाइन ऑफ एक्शन हम एक पढ़ते हैं, लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग फोर्स लगती है हमेशा, उसी के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स बनते हैं। ठीक वो हम ठीक है देखेंगे सर। बाद में जाके। थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा, वैसे वो आपके सिलेबस का पार्ट है नहीं, फिर भी मैं आपको हल्का सा आइडिया दूंगा जरूर उसका, ठीक ठीक। जिसमें हम प्रेशर एंगल पढ़ते हैं। चलो, अब यहाँ पे देखो ये वाला डबल हेलिकल गियर और हेरिंग बोन गियर। अब आपके पास हेलिकल गियर में जो प्रॉब्लम आ रही थी, नो एक्सियल सॉरी एक्सियल इज प्रेजेंट, उस प्रॉब्लम करेंगे डबल हेलिकल गियर्स में, ये ध्यान रखना। इसमें क्या हुआ, इसमें आपने दो अपोजिट हेलिकल यूज कर रही है एक साथ। जैसे आप ये देखोगे ऊपर वाला, ये मेरे पास एक डबल हेलिकल गियर है जिसमें आपके पास अपोजिट हैंड बने हुए हैं मेरे पास। जो टीथ है वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड अब आपके पास यहाँ पर है, ये ध्यान रखो। ओके, अब इस केस में एक चीज देखो, सबसे पहले इन गियर्स को बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और दोनों के दोनों टीथ जब आपके पास एक सेंटर पॉइंट, एक कॉमन लाइन पर इंटरसेक्ट करते हैं, उस टाइम पर हम इसे बोलते हैं हेरिंग बोन गियर। ठीक है। हेरिंग बोन गियर को बनाना प्रैक्टिकली थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, बिकॉज टू टू टीथ को एक कॉमन लाइन पर इंटरसेक्ट करवाना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क है। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, हम यहां पर एक एम्प्टी स्पेस छोड़ देते हैं, बीच में एक एम्प्टी स्पेस छोड़ देते हैं। फिर इस एम्प्टी स्पेस के लेफ्ट हैंड साइड पर आपने टीथ क्रिएट कर रखी है, राइट हैंड साइड पर आपने टीथ क्रिएट कर रखी है। ठीक है ना, बस ये ध्यान रखना। तो उसको हम बोल देते हैं डबल हेलिकल गियर। तो हमारे पास एक हो गया डबल हेलिकल गियर, एक हो गया हेरिंग बोन गियर, दोनों ही सेम है। प्रैक्टिकली जब आप यूज करना चाह रहे हो तो आप डबल हेलिकल गियर का यूज करते हो, जो कि है सेकंड वन।
ठीक। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीच में आप एम्प्टी स्पेस क्यों छोड़ते हो? तो ये इसलिए छोड़ते हैं कि जब हम टीथ की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो टूल को आप बड़े आराम से सेंटर से निकाल सकते हैं, टूल रन आउट के लिए। ठीक है, टूल रन आउट के लिए हम इसे छोड़ते हैं आपका, ये ध्यान रखना। सर कहने का मतलब ये हेरिंग बोन है जो मतलब प्रैक्टिकल में नहीं है। प्रैक्टिकली आप इसका यूज नहीं करते, इसको मैन्युफैक्चर करना बहुत डिफिकल्ट है आपके पास। ठीक प्रैक्टिकल है। वर्जन जो है हेरिंग बोन गियर का वो डबल हेलिकल है। डबल हेलिकल, ठीक है सर। चलो।